नमस्ते दोस्तों। एलएलपी एक्ट हमारा चल रहा था। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने इसका मीनिंग समझ लिया था और काफ़ी कुछ डिस्कशन हमने किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट सब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस बेसिकली सेक्शन 2 में होती है जो हमको पता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ जो हमारे काम आ रही है उनको लेकर हम बात करेंगे। पहली डेफिनेशन हमको दी है बॉडी कॉर्पोरेट। जब जब एलएलपी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आएगा तो उसे कैसे इंटरप्रेट करना, कैसे समझना, उस बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब क्या होगा, ये फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ इसने क्लियर बोला, इट मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब 2008 में जब एलएलपी बना था तब तो 1956 ही था, तो उसका रेफरेंस दिया। और नाउ इट इज कंपनीज एक्ट 2013। यानी इसमें सबसे पहले तो हम क्या इंक्लूड करेंगे, इसमें कंपनी को, कोई सी भी कंपनी हो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी कंपनीज एक्ट में जो जो आती है। दूसरा, एलएलपी को कंपनी में मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं फॉरेन कंपनी, और एलएलपी में यहाँ प्लस कर रहा हूं फॉरेन एलएलपी को। यानी कंपनीज एक्ट में जब हमने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा था तो वहाँ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब था इंडियन कंपनी प्लस फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी का मतलब वहाँ था जो कंपनी रजिस्टर्ड तो भारत के बाहर है लेकिन उसका कोई ना कोई बिजनेस एग्जिस्टेंस या बिजनेस प्लेस इंडिया में है, उसको हमने फॉरेन कंपनी कहा था। जिसकी सब्सिडरी इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई, फिर तो सब्सिडरी इंडिया में रजिस्टर्ड होती है तो इंडियन कंपनी बन गई तरीके से, उसकी ऑनरशिप फॉरेनर के हाथों में, और कंपनी तो वो इंडियन कहलाएगी। तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट में क्या शामिल किया, कंपनी एक्ट वाला सेम थिंग है, यहाँ एलएलपी को भी डाल दिया। इंडिया की कंपनी, इंडिया की एलएलपी, फॉरेन की कंपनी, फॉरेन की एलएलपी, फॉरेन की कंपनी, फॉरेन की एलएलपी, मतलब वो कंपनी, वो एलएलपी जो रजिस्टर्ड तो इंडिया से बाहर हुई है लेकिन उनका कोई ना कोई बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में भी होता है। चलिए क्या क्या काउंट करेंगे यहाँ पे, ए एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, पहले कंपनी कर लिया, एलएलपी कर लिया, एलएलपी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उनका कोई ना कोई एग्जिस्टेंस इंडिया में है। अगर इंडिया में एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो वैसे भी हमें कोई लेना देना नहीं होगा। डज नॉट इंक्लूड्स ए सोल कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल का मतलब होता है एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस, एक ऐसा पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस जो बेसिकली उसके हेड के नाम से जाना जाता है। उसका जो हेड होता है वो उस पूरे ऑफिस को संभालता है, यानी एक व्यक्ति के लिए वो पूरा कॉर्पोरेशन बना है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी बनी, जैसे C&AG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज होती है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इवन पुलिस स्टेशन वगैरह, सबकी ऑडिटिंग C&AG के थ्रू होती है। सब जगह खुद नहीं जाएगा, अपॉइंट्स करेगा, फॉर्मेट डिसाइड करेगा। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो एक पर्सन है जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा उसी के नाम से। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सोल पर्सन भले मैनेज करे, बट दिस पब्लिक ऑफिस इज टेक्निकली कॉर्पोरेशन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसे बहुत सारे होंगे, जितने भी आप नाम देखोगे हर जगह आपको ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। इन्हें कॉर्पोरेशन सोल कहते हैं। ये यहाँ इंक्लूड नहीं होगा बॉडी कॉर्पोरेट में। बेसिकली जो चार चीज़ें हमने ऊपर देखी ना वो इंक्लूड होगा, उसके अलावा कुछ और इंक्लूड होगा ही नहीं, बाकी खत्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होगा, या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट या एलएलपी एक्ट के अलावा कहीं और गवर्नमेंट ने एग्जिस्टेंस में ला दी हो, या जो कंपनीज एक्ट के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बना, जो एलएलपी एक्ट के थ्रू नहीं बना, जो कहीं और से बना, उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। भले गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कॉर्पोरेट दे दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया, पर उसको हम यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट की तरह कंसिडर्ड नहीं करेंगे। कुल मिला के चार चीज़ें करेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं करेंगे। बिजनेस, बिजनेस का मतलब कोई भी बिजनेस, चाहे ट्रेड हो, प्रोफेशन हो, सर्विस हो, ऑक्यूपेशन हो, सब यहाँ पे काउंट होगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैंने कहा था जैसे पार्टनर्स तो होते ही हैं यहाँ पर। अगर हम कंपनी के रेफरेंस से देखें यहाँ पर तो कंपनी में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वैसे यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। और अगर हम पार्टनरशिप फर्म के रेफरेंस से देखें 1932 वाली फर्म, तो वहाँ पे जैसे एक्टिव पार्टनर होता था वैसे यहाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब वो
बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी कंप्लाइंस होंगे कि गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना, ये जानकारी देनी है, वो देनी है, ये सब इनकी जिम्मेदारी, और नहीं देंगे तो इनको फाइन पेनल्टी लगेगा। तो इनके अधिकार भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनको सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहा गया है। अब इनके लिए क्या होता है, कोई भी एलएलपी को मिनिमम 2 पार्टनर्स का नाम एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रजिस्ट्रार को देना पड़ता है कि 2 हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं। अब अगर उन 2 पर्सन की बात करें तो एलएलपी तो नेचुरल पर्सन भी बना सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी बना सकता है। एलएलपी नेचुरल पर्सन भी बना सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी बना सकता है। यानी एलएलपी में 4 पार्टनर हैं, 2 नेचुरल पर्सनस हैं और 2 कोई कंपनी हो सकती है, 3 कंपनी, 1 नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, चारों कंपनी ने मिलकर एलएलपी बनाया, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कह रहा अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा तो वो कोई इंडिविजुअल पर्सन ही होगा, यानी नेचुरल पर्सन ही होगा, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। तो भैया अगर किसी एलएलपी में 4 बंदे हैं, मतलब 4 पार्टनर्स हैं और चारों ही अगर बॉडी कॉर्पोरेट से कंपनी है, तो फिर तो इन्होंने कहा कि होना इंडिविजुअल पर्सन चाहिए, या तो वो पार्टनर होगा, या तो वो पार्टनर होगा, या फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट करने वाला, बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंटेटिव कोई नॉमिनी होगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी हम लोगों ने जब कंपनी देखी थी तो कंपनी में सब्सक्राइबर में, याद करो मैंने जीएमआर वाला जो आपको मेमोरेंडम बताया था सब्सक्राइबर क्लोज में, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती है तो उसका जो उसको रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति है उसका नाम वहाँ लिखा जाएगा। जीएमआर लिमिटेड में वो कुछ नाम लिखा था ना, अन्ना कल्लू पुल्ली का नाम था यार, कुछ नाम था उसका, व्यक्ति का जो डायरेक्टर था उसका नाम लिखा हुआ था, 19,90,900 शेयर्स कुछ उसके पास थे ऐसा। तो यहाँ पर भी कंपनी को कोई ना कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कंपनी की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव डेजिग्नेटेड पार्टनर की तरह बन सकता है या उसका नाम जा सकता है। अभी हम सेक्शन 7 और आगे डिस्कस करेंगे। एंटिटी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, एंटिटी मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया, कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, यानी 18 में 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 इन सेक्शंस में जहां जहां एंटिटी वर्ड आएगा वहां कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी तो इंक्लूड होंगे, प्लस पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड होगी इन सेक्शंस में। यानी अगर इनके अलावा किसी और सेक्शन में एंटिटी वर्ड आता है तो वहाँ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड नहीं होगी। 1932 वाली पार्टनरशिप फर्म, देखो क्लियर कर लेना, पार्टनरशिप फर्म बोलता हूँ तो मतलब वो 1932 वाली है, और एलएलपी बोलता हूँ तो यही की है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, अभी तो यही है। However, in case of LLP incorporated after 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of March for the next following that year, यानी वहाँ 1 साल से ऊपर का फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। यानी अगर 30 सितंबर के बाद एलएलपी बनी है तो उसको 31 मार्च को ईयर एंड करने की जरूरत नहीं है, वो अगले 31 मार्च को अपना ईयर एंड कर सकती है। Foreign LLP, it means LLP formed, incorporated or registered outside India, which establishes a place of business within India, यानी है तो बाहर की पर कोई बिजनेस प्लेस इंडिया में है। जो फॉरेन कंपनी में बात थी सेम टू सेम यहाँ पे। LLP की डेफिनेशन तो मतलब जो LLP एक्ट में रजिस्टर्ड है वो। LLP मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म्ड अंडर एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, ये कंपनी में डेफिनेशन था। कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी यहाँ पे LLP का मतलब इस एक्ट में रजिस्टर्ड एलएलपी से, इसके अलावा कोई दूसरा एक्ट है ही नहीं वैसे भी इंडिया में। एलएलपी एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जहां पार्टनर्स के आपस में और पार्टनर का एलएलपी फर्म के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है। अगर वहां कुछ नहीं होगा तो हमने शेड्यूल 1 देखा था, वो एज इट इज क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, हमने पढ़ा था। अगर कहीं एब्सेंट है तो वो फॉलो हो जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सारे, डेजिग्नेटेड तो 2 होने चाहिए मिनिमम, ज़्यादा हो सकते हैं बाकी सारे। पार्टनर्स इन रिलेशनशिप टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम्स ए पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, यानी एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पार्टनर है वो सारे पार्टनर है। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वापस वही बात की, इंडियन कंपनी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी लगेगा तो नहीं लगेगा, ऑब्वियस नहीं लगेगा, हमको पता है, इसमें क्या बार बार बताते हो तुम। पार्टनर्स
एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी ये पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी में कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। एक फॉरेन एलएलपी किसी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। एक फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। यानी पार्टनर बेसिकली 5 जने बन सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन, ऑब्वियसली इंडिविजुअल पर्सन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। माइनर नहीं चलेगा, या अनसाउंड माइंड नहीं चलेगा, या जो इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ये सब नहीं चलेगा। वो तो ठीक है, वो नहीं चलेगा, वो तो क्लियर है। इंडिविजुअल जो कैपेबल हो, उसके अलावा इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग एलएलपी, ये अगर कंडीशन है तो वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता है। कोई इंसॉल्वेंट है या जिसने इंसॉल्वेंट के लिए अप्लाई कर रखा है और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, तब भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। उसने तो खुद ने अप्लाई किया, साहब मैं दिवालिया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बैंकक्रप्ट हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर मान लो कभी किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कुछ हो गया, मिसिंग पार्टनर था, बाद में पता पड़ा डेथ हो गई, तो ये कह रहा है कि अगर 6 महीने तक लगातार कंटिन्यू किया जाता है, यहाँ देखो, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, 2 से कम, 2 से कम मतलब 1.5 तो होता नहीं, एक ही होगा। 1.5 पार्टनर कैसे होगा, एक ही होगा ना। लॉ भी मजे करता, बिलो 2 लिख दो, 1 नहीं लिखेंगे हम, बिलो 2 लिखेंगे। 1 या 0 लिख दो ना। 0 तो वैसे भी लिखने से खत्म हो जाएगा आगे का प्रोविजन। इसने बोला कि अगर 2 से कम होते नहीं, एक पार्टनर होता है, तो हम उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। देखते हैं। एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर वो कंटिन्यू करता है। यानी 2 से कम हो गया, एक ही पार्टनर, और एक ही पार्टनर 6 महीने से ऊपर क्या करता है, कंटिन्यू करता है। वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, ये नंबर कम हो चुका तो उसके बाद 6 महीने के ऊपर वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है। द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ एलएलपी ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी वो व्यक्ति जो उस ड्यूरेशन के लिए पार्टनर रहा, ओनली पार्टनर नहीं, इकलौता पार्टनर रहा, एक ही पार्टनर रहा, दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 मंथ, यानी जिसने 6 महीने के बाद ही बिजनेस को कंटिन्यू किया है। एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विथ हिम ओनली, और उसके पास ये नॉलेज है कि मैं अकेला इसको क्या कर रहा हूँ, कैरी कर रहा हूँ। शैल बी लाइबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। एक सिंपल सी बात समझो, एलएलपी में 2 पार्टनर थे और एक पार्टनर मिसिंग है, मिसिंग कंप्लेन फाइल है, अभी तक कुछ पता नहीं पड़ा, और 1 साल तक फर्म कंटिन्यू चलती रही। मिसिंग कंप्लेन फाइल करने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई, मिल जाए मिल जाए मिल जाए। 1 साल बाद पता पड़ा कि भाई साहब वो तो 1 साल पहले ही मर चुका है। जिस दिन हमने मिसिंग कंप्लेन फाइल की तो वो मिसिंग नहीं था, एक्चुअली एक्सीडेंट में मर गया था, पता नहीं पड़ा फैमिली वालों को, माइट बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो यार अब उस बंदे ने 1 साल के लिए फर्म को कंटिन्यू कर लिया, अकेले कर लिया, तो क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दें? नहीं। लॉ कहता है जिसे इस बात की जानकारी है कि मैं अकेला हूँ, उसे जानकारी नहीं थी, उससे तो कंप्लेन फाइल कर रखी थी मिसिंग की, अब पता पड़ा कि जानकारी है, तो जिस दिन जानकारी हुई उससे 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा या नया पार्टनर एंटर करना पड़ेगा। जो भी करे, कुल मिला के अगर उसने 6 महीने बाद कंटिन्यू किया, जानकारी होने के बाद 6 महीने से भी ज़्यादा कंटिन्यू किया, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एवरी एलएलपी हैव at least 2 designated partner who are individuals and at least one of them shall be resident in India। यानी कम से कम 2 होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक तो भारत का रेसिडेंट होना ही चाहिए। मान लो दोनों भारत के रेसिडेंट तो चलेंगे, 4 है, 4 में से 3 भारत के रेसिडेंट तो चलेगा, 4 में से 3 बाहर के रेसिडेंट है, चलेगा। मिनिमम एक इंडिया का होना चाहिए ना, ठीक है। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स, यानी ऐसी एलएलपी जहां सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट्स है या एक से ज़्यादा पार्टनर इंडिविजुअल्स हैं या बॉडी कॉर्पोरेट्स है, मतलब मिक्सचर है, तो वहां पर 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, या तो वो एलएलपी में इंडिविजुअल पार्टनर की हैसियत से हैं या नॉमिनी हैं उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के, इन बॉडी कॉर्पोरेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्निकली नॉमिनी बोल दिया यहाँ पे वर्ड, उन्हें हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। यानी जो इंडिविजुअल पार्टनर्स है तो वो, या बॉडी कॉर्पोरेट्स के जो नॉमिनी है। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, क्लियर कर लेना, last 182 days in the last year. For the purpose of this section, the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediate preceding 1 year। यानी हम जिस दिन की बात कर रहे हैं उससे पिछले 1 साल में, पिछले 365 दिन में कम से कम 182 डेज तो इंडिया में रहा हो, उससे हम कहेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। अब हम सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देख लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा फीचर्स में, क्योंकि फीचर्स मेजोरिटी में वो हैं जो हम लोगों ने कंपनी में पढ़े और कुछ पार्टनरशिप में पढ़े। बॉडी कॉर्पोरेट, यस,
लोगों ने जिन्होंने मिलाया उन्होंने इसको एक अलग आइडेंटिटी बनाई है, अलग पर्सन बनाया, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है। सेपरेट लीगल एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट होगी तभी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कि आपने एक नई बॉडी बनाई है, आपने आर्टिफिशियल बॉडी पर आपने एक नई बॉडी बनाई है, नहीं जिन्होंने बनाई उन्होंने अपने आप से एक अलग बॉडी बनाई है, एक अलग एंटिटी बनाई है। जब अलग एंटिटी बनी तभी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी में हमने पढ़ा वही बात यहाँ पे। पार्टनर में कम पार्टनर में गो, बट द फर्म विल गो ऑन फॉर एवर। किसी एक पार्टनर के मरने से, किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट से एलएलपी डिसॉल्व नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। म्यूचुअल एजेंसी, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था पार्टनरशिप में, गला दुखने लग गया था मेरा, मैं इतना चिल्लाया था, मैंने कहा था म्यूचुअल एजेंसी खाली एक ही जगह होती है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म 1932 वाले में, उसके अलावा कहीं होती नहीं है, कहीं नहीं होती, तो यहाँ पे भी नहीं होती। तो ये भी पार्टनरशिप है ना, अरे ये वो पार्टनरशिप नहीं है तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी। एक पार्टनर फर्म की अथॉरिटी के हिसाब से कोई काम करेगा, उसमें ही दूसरे पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है, यानी फर्म के काम के लिए पार्टनर जिम्मेदार है, किसी एक पार्टनर की गलती के लिए, लापरवाही के लिए दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं होगा। भाई फर्म की तरफ से बोला कि वो गुड्स खरीदने, फिर आपने गुड्स खरीदा तो फर्म की लायबिलिटी, तो यार क्या पेज इंसर्ट कर करके समझाना पड़ता है, ऐसे चेहरे बनाते हैं, ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे चेहरे बनाते हो, मेरे को यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा चेहरा कैमरे से आर पार दिख जाता है। समझो, फर्म है ए बी सी, ठीक है साहब, 3 पार्टनर ए बी सी। ए बी का एजेंट प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल है और ये एजेंट, ये एजेंट और ये एजेंट, समझना। अगर फर्म ने इसको बोला कि तुझे परचेज करना, ए ने परचेज किया, फर्म की कैपेसिटी में परचेज किया, तो फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर फर्म रिस्पॉन्सिबल है यानी तीनों का जो इसमें शेयर लगा हुआ है वो तो जिम्मेदार होगा, पर्सनली जिम्मेदार नहीं होंगे, पर्सनल लायबिलिटी तो वैसे भी नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार होगी। यानी विद इन अथॉरिटी जो पार्टनर्स काम करेंगे, एजेंट्स है ना, एजेंट्स विद इन अथॉरिटी काम करेंगे तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो प्रिंसिपल पे करेगा, खत्म बात। एलएलपी एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया था, एलएलपी एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज लिखे जाते हैं। वापस क्लियर कर दूं, पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स होंगे और पार्टनर्स के फर्म के साथ क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, उसकी बात होती है। यहाँ पे आपको याद होगा कि अगर कुछ नहीं हो तो वही शेड्यूल 1, यस, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। कॉमन सील हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इनकी मर्जी, जैसे कंपनी में कॉमन सील हुआ करती थी, हमने पढ़ा था नए वाले एक्ट में कॉमन सील कंपलसरी नहीं, उसकी जगह 2 डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह साइन करके भी काम चला सकते हैं। वैसे इसकी भी कॉमन सील हो सकती है, कॉमन सील जान लग गई, मान लिया जाएगा कि एलएलपी ने खुद ने साइन किए हैं। कॉमन सील नहीं है तो इनके एग्रीमेंट में ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि जब जब एलएलपी का साइन करना होगा तो कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर ऑथोराइज होगा साइन करने के लिए एलएलपी के बिहाफ पर। लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस सारे पार्टनर संभालेंगे, ज़्यादा पावर यहाँ पे डेजिग्नेटेड के पास होता है। रिगार्डिंग कंप्लायंसेस एंड ऑल संभालते कौन है, सारे पार्टनर्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है, द पार्टनर्स इन एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी बट ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की है। मिनिमम मैक्सिमम नंबर, मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स ओनली, ऑब्वियसली ये चैरिटेबल टास्क वगैरह के लिए नहीं हो सकता, जैसे पार्टनरशिप फर्म ने हमने पढ़ा था, कंपनी हो सकती है, सेक्शन 8 कंपनी हमने डिस्कस किया था। पार्टनरशिप फर्म कभी भी नहीं हो सकती अदर देन प्रॉफिट्स के लिए, ये भी नहीं हो सकती, ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकती है, पैसे के लिए, कमाने के लिए। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, उनके पास पावर है, एलएलपी की इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। उनको अगर लगता है, कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उनको लगता है कि यार यहाँ पे मामला सही नहीं चल रहा, पार्टनर्स का पैसा आपस में डूब सकता है, झगड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी, तो वहाँ पे करवाया जा सकता है। comprises an agreement, any comprises an agreement including merger amalgamation of LLP shall be accordance with the, यानी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है 2 एलएलपी के बीच में, या कोई अरेंजमेंट होता है 2 एलएलपी के बीच में, कोई मर्जर होता है, तो वो एक्ट में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग होगा, वो तो ऑब्वियसली। कन्वर्जन इनटू एलएलपी शेड्यूल हमने पढ़ लिए थे। फर्म हो सकती है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट MCA 21 की वेबसाइट मैंने कहा था, www.mca.gov.in की वेबसाइट पर जाके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो कर सकते हैं। कंप्लायंसेस फाइल करने की जिम्मेदारी उनकी, हालांकि दूसरा पार्टनर भी कर तो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है, डेजिग्नेटेड पार्टनर की।
Every form or application of document required to be filled or delivered under the act, rules made thereunder, shall be filed in computer readable electronic form on its website. यानी जो भी फॉर्म वगैरह फाइल करने, एप्लीकेशन फाइल करने, सारे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए जो mca.gov.in पे होंगे, एंड ऑथेंटिकेटेड बाय पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ LLP बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, यूं डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का अपना एक तरीका होता है, कभी नेट पे बैठो और सर्च करो, पता पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। एक पेन ड्राइव जैसा मामला होता है, उसमें कुछ नंबर कॉपी पेस्ट होते हैं, वहाँ देखो, थोड़ा नॉलेज खुद से भी गेन करने की कोशिश किया करो, अच्छा लगेगा। फॉरेन LLP का मतलब हम समझ चुके थे। फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी एक LLP जो फॉर्म इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हुई इंडिया के बाहर, उसका बिजनेस प्लेस कहाँ है, इंडिया में। ठीक है सब, ये हमने सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए। चलिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP कैसे होता है, इसका इनकॉर्पोरेशन काफ़ी हद तक कंपनी के जैसा ही होता है, पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार मैं एक छोटा सा एडवांटेजेस बता दूं LLP के, वापस जो हम डिस्कस कर चुके थे। ऑर्गेनाइज्ड है और ऑपरेट्स होता है गवर्नमेंट के और जो भी आपसी एग्रीमेंट है उसके हिसाब से, और आपसी एग्रीमेंट में मर्जर जैसे नहीं चलता है, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड भी है। पार्टनरशिप फर्म में आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी चल रहा है, कोई लिखा पढ़ी नहीं तो भी चल रहा है, यहाँ सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कम है, बनाना ईजी है, सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी में क्या होता है, जो जितना पैसा लगेगा वो उतना होना है, यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ डिफरेंस हो सकता है, प्रॉफिट्स अलग रेशियो मिलेंगे, पैसा अलग रेशियो में लगेगा, और डिसॉल्व करना भी कंपैरेटिवली ईजी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए तो बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।